अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू AAR फार्मेसी लेक्चर्स। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो जब भी हमारे पास कोई मॉलिक्यूल फोटान को एब्जॉर्ब करता है तो उसकी एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है, जितनी भी वो अमाउंट ऑफ एनर्जी उस फोटान से हासिल करता है। मीन्स अब वो जो है मॉलिक्यूल आके स्ट्राइक हुआ फोटान के साथ, तो जो भी एनर्जी उसे फोटान से मिलेगी उतनी ही एग्जैक्टली एनर्जी उसकी इंक्रीज़ हो जाएगी। फिर जो अमाउंट ऑफ एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की ना, वो उसकी एक्साइटेशन में रोल प्ले करेगा। इलेक्ट्रॉन फिर जो है अपनी एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। तो जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतनी ज़्यादा जो है एक्साइटेशन होगी। ये अगर हम देखें इस जो है इलस्ट्रेशन में, एनर्जी आई फोटान की, जो है एनर्जी फोटान की फॉर्म में आई, वो स्ट्राइक हुई इलेक्ट्रॉन से और फिर उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया तो वो अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला गया। ट्रांजिशन वो किसे कहते हैं हम, कि जब वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाए। और जो एब्जॉर्प्शन होती है ना, वो होती है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी लेवल्स। तो फिर वो जो है ना मुख्तलिफ एनर्जी लेवल्स में खुद को शफल कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ एनर्जी लेवल अगर हम देखें तो शेल होते हैं, सब शेल होते हैं या आर्बिटल होते हैं। अब शेल्स में हमारे पास KLMN जो भी शेल है, सब शेल, इसी तरह SPDF और ऑर्बिटल्स 1, 3, 5, 7। ट्रांजिशन ऑलरेडी हमने कहा कि चेंज होना। अब ट्रांजिशन की टाइप्स अगर देखें, रोटेशनल ट्रांजिशन लोअर एनर्जी वाली है। इसमें क्या होगा कि सिर्फ चेंज होगा एंगुलर मूवमेंट के अंदर। मींस सिर्फ जो है स्पिन या डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रॉन की चेंज होगी, एंगुलर मूवमेंट चेंज होगी। सेकंड हमारे पास वाइब्रेशनल ट्रांजिशन जो है ना हाई एनर्जी है। उसमें क्या होता है, सब शेल चेंज होते हैं। मींस एक सब शेल से वो दूसरे सब शेल में मूव करता है। फॉर एग्जांपल S से वो जो है P के अंदर चला गया, तो ये होगी वाइब्रेशनल ट्रांजिशन। नेक्स्ट हमारे पास होती है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, वो हायर एनर्जी वाली है। उसमें जो है एनर्जी लेवल्स ही चेंज हो जाएंगे। अब जो टोटल मॉलिक्यूलर हमारे पास एनर्जी होती है वो बराबर होती है रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल और इलेक्ट्रॉनिक, तीनों का जब हम कॉम्बिनेशन करते हैं तो वो हमें जो है टोटल एक मॉलिक्यूल की एनर्जी मिलती है। इलेक्ट्रॉनिक हमने ऑलरेडी कहा कि ट्रांजिशन जो है वो सबसे हाईएस्ट होती है, फिर वाइब्रेशनल उससे थोड़ी कम और रोटेशनल सबसे कम, उसमें क्योंकि सिर्फ स्पिन चेंज हो रही होती है। सिंगलेट स्टेट हम किसे कहते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन जो है ना अपनी स्पिन चेंज ना करे इवन एक्साइटेड स्टेट में, तो उसे हम कहते हैं सिंगलेट स्टेट। मतलब जो उसकी ओरिजिनल स्पिन थी वो उसी में रहे एक्साइटेड स्टेट के बाद भी, तो उसे हम कहते हैं सिंगलेट स्टेट। और अलाउड टाइम लिमिट होता है सिंगलेट स्टेट के लिए 10⁻⁹ से 10⁻�6 सेकेंड। ट्रिपलेट स्टेट हम उसे कहते हैं जब इलेक्ट्रॉन अपनी एक्चुअल स्पिन को चेंज कर ले। जैसे ही वो एक्साइटेड स्टेट में गया, वहाँ पे जाने के बाद जो है उसने अपनी एक्चुअल स्पिन चेंज कर ली, तो उसे हम कहेंगे ट्रिपलेट स्टेट। अब इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि सिंगलेट में जो उसकी स्पिन थी, इलेक्ट्रॉन ने फिर जैसे ही वो ट्रिपलेट स्टेट में गया तो वो उसने अपनी स्पिन चेंज कर ली। अलोड ट्रांजिशन, मोस्टली जो आयंस होते हैं ना वो अपनी स्पिन चेंज नहीं करते। अलोड ट्रांजिशन में क्या होगा कि सिर्फ जो है सिंगलेट स्टेट का चेंज होगा, मींस वो अपनी स्पिन चेंज नहीं करेंगे। और सिंगलेट एक्साइटेशन की प्रोबेबिलिटी अलोड ट्रांजिशन में ज़्यादा होती है। जबकि सेकंड हमारे पास फॉरबिडन ट्रांजिशन, फॉरबिडन जो है वो ट्रिपलेट स्टेट वाली है, उसकी जो है प्रोबेबिलिटी कम होती है। अगर हमारे पास 95% चांसेस हों अलोड ट्रांजिशन के, तो सिर्फ 5% चांसेस होते हैं फॉरबिडन ट्रांजिशन के, जो ट्रिपलेट वाली है, मतलब जिसमें स्पिन चेंज होगी। इमिशन हम किसे कहते हैं, जब भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में जाएगा। जाहिर सी बात है, जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली तो वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया फोटान से एनर्जी लेकर, मगर कुछ टाइम बाद वो वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगा। तो जब ग्राउंड स्टेट में वापस आएगा तो वो जो है एनर्जी इमिट आउट करेगा, उसे हम कहते हैं इमिशन। फोटोल्यूमिनेसेंस किसे कहते हैं, फोटोल्यूमिनेसेंस जो है अगर एक्साइटेशन फोटान या लाइट की वजह से हो। केमिल्यूमिनेसेंस कहते हैं हम कि अगर एक्साइटेशन केमिकल रिएक्शंस की वजह से हो। और फास्फोरेसेंस का मतलब क्या है कि जब भी जो है ना ट्रिपलेट स्टेट वाला इलेक्ट्रॉन वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आए फोटान की इमिशन के साथ, उसे हम फास्फोरेसेंस कहते हैं। मीन्स जो ट्रिपलेट स्टेट वाला इलेक्ट्रॉन था, अपनी स्पिन चेंज करके चला गया था ट्रिपलेट स्टेट में, वो वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगा तो साथ में जो है फोटान इमिट आउट करेगा, तो उसे हम कहते हैं फास्फोरेसेंस। और इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है ना अकरेंस की, वो बहुत कम होती है, क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया ट्रिपलेट वाली जो है वो फॉरबिडन ट्रांजिशन में आ जाती है। और फ्लोरेसेंस जो है उसमें क्या होता है कि एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन गया हुआ होता है ना, वो वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आता है और साथ जो है फोटान इमिट आउट कर रहा होता है। मतलब वो एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, अब सिंगलेट से सिंगलेट में ही आ रहा है, तो उसमें जो है जो वो इमिशन करेगा उसे हम कहते हैं फ्लोरेसेंस। अभी हमारे पास है रिप्रेजेंटेशन, ट्रिपलेट से ग्राउंड आ रही है तो वो फास्फोरेसेंस है, और सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में आ रही है तो वो हमारे पास फ्लोरेसेंस है। ट्रिपलेट स्टेट के लिए अलाउड टाइम ड्यूरेशन 10⁻⁴ से 10 सेकेंड तक होता है। लॉस ऑफ एब्जॉर्ब्ड एनर्जी,
जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है वो किस तरह लॉस हो सकती है, थ्रू रेडिएशन हो सकती है, उसके अलावा हीट की फॉर्म में हो सकती है जब भी रिलैक्सेशन होती है। 3 हमारे पास एनर्जी स्टेट्स हैं। एक हमने कहा ग्राउंड स्टेट जिसे S0 कहते हैं, दूसरी हमारे पास एक्साइटेड स्टेट S1 और ट्रिपलेट स्टेट T1 हमारे पास। वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन, जब भी एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जो है वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन में जाएंगे तो वो जो है हीट की फॉर्म में एनर्जी रिलीज़ कर रहे होंगे, ठीक है। जब भी मतलब वो ग्राउंड स्टेट में आ रहे हैं तो वो वाइब्रेट होंगे इटसेल्फ और एनर्जी रिलीज़ करेंगे। एनर्जी जो होगी वो हीट की फॉर्म में होगी। मॉलिक्यूल इसके अलावा जो है फ्लोरिसेंस भी दे सकते हैं, फास्फोरिसेंस भी दे सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि वो सिंगलेट से स्टेट से आ रहे हैं वापस या ट्रिपलेट स्टेट से आ रहे हैं, ठीक है। और वो जो है रिलैक्सेशन पे डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन जो है किस तरह अपनी ग्राउंड स्टेट में जा रहा है। इससे जो है ग्राउंड स्टेट में आने में 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब या तो वो हीट देगा, मींस वाइब्रेशनल जो मूवमेंट के थ्रू आ रहा था, या जो है वो फोटान या लाइट की फॉर्म में जो है वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आ रहा होगा, जिसे हमने 2 मेथड्स कहा था, फास्फोरिसेंस का मेथड होगा या फ्लोरिसेंस का मेथड होगा। इंटरनल कन्वर्जन किसे कहते हैं कि लोएस्ट जो हमारे पास एनर्जी लेवल होता है ना एक्साइटेड स्टेट का, वहाँ से वो जो है हाईएस्ट ग्राउंड स्टेट के लेवल में चला जाए, उसे हम कहते हैं इंटरनल कन्वर्जन। मींस एक जो हमारे पास एक्साइटेड स्टेट थी उसका लोएस्ट लेवल उसके बिल्कुल एंड पे पहुंच गया, वहाँ से वो जो है ग्राउंड स्टेट के हाईएस्ट लेवल में जा रहा है, खुद को मूव कर रहा है। ये डायग्राम में देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ये S1 के लोएस्ट लेवल से S0 के हाईएस्ट लेवल में जा रहा है, तो इसे हम इंटरनल कन्वर्जन कहते हैं। अब इस डायग्राम में यही सारी चीज़ें रिप्रेजेंट की गई हैं कि वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन हो सकती है, मुख्तलिफ वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन है, VR1, VR2, VR3 या VR4 जिसमें हीट रिलीज़ होगी। इसके अलावा S1 से जो ये ग्राउंड स्टेट तक आ रहा है वो F से रिप्रेजेंट किया गया है, F का मतलब फ्लोरिसेंस है, और दूसरा ट्रिपलेट स्टेट से वो ग्राउंड में आ रहा है तो वहाँ पे P से उसको रिप्रेजेंट किया है, मतलब वो फास्फोरिसेंस है। और इसके अलावा हमारे पास जो है ISC1 होता है, मीन्स जो है सिंगलेट से ट्रिपलेट में अगर जाए तो वो हो जाता है ISC1, और जब एनर्जी इमिट हो ट्रिपलेट से सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में तो उसे हम ISC2 कहते हैं, इंटर सिस्टम कन्वर्जन। वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन में क्या होगा कि वो अपनी जो है ग्राउंड स्टेट में तो आ रहा है मगर कोई भी रेडिएशन या वो जो है हमारे पास फोटान वगैरह रिलीज़ नहीं करेगा, सिर्फ वाइब्रेशन या हीट दे रहा होगा। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन में क्या होगा कि हीट की फॉर्म में वो एनर्जी रिलीज़ करके वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आ रहा होगा। नेक्स्ट हमारे पास बियर्स लॉ, बियर्स लैम्बर्ट लॉ भी कहते हैं इसे हम। अब ये 3 साइंटिस्ट ने दिया था, पेरी बॉगर, जॉन हेनरिक लैम्बर्ट और अगस्त बियर। अगस्त ने क्या कहा था कि जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी तो उतनी ही ज़्यादा एब्जॉर्बेंस स्पीशीज़ होंगी, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ मतलब एब्जॉर्ब स्पीशीज़ उतनी ही ज़्यादा होगी, और एब्जॉर्बेंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है ट्रांसमिटेंस से। अब ये अगर हम डायग्राम देखें तो इसमें कह रहा है कि जो स्टार्ट ऑफ द सैंपल है उसकी फर्स्ट लाइन से लेके लास्ट लाइन तक जो डिस्टेंस है उसे हम पाथ लेंथ कहते हैं, ठीक है। और बाकी जो बच जाता है वो ट्रांसमिटेंस कहते हैं। बाकी मतलब जो एरिया रह गया जिसमें से लाइट गुजर जाएगी वो हमारे पास ट्रांसमिटेंस कहलाएगा। ट्रांसमिटेंस कैसे होगा कि अगर जो है एब्जॉर्प्शन किसी भी हमारे पास सब्सटेंस की 30% है तो 70% ट्रांसमिटेड हो जाएगी, मीन्स उसने 30% एब्जॉर्ब कर लिया, बाकी 30 इसमें से 70 बच गया तो वो ट्रांसमिट हो जाएगा। मगर इमिशन जो होती है वो एब्जॉर्प्शन के बराबर ही होती है। अगर एब्जॉर्प्शन हमारे पास 30% हुई थी तो इमिशन भी 30% ही होगी, और अगर एब्जॉर्प्शन 60% हो रही है किसी में तो इमिशन भी 60% ही होगी। तो जो भी हमारे पास अब एब्जॉर्ब हो जाती है ना फोटान या एनर्जी वो इमिट आउट हो जाती है, जबकि जो अनएब्जॉर्ब रहती है वो ट्रांसमिट हो जाती है, मींस उससे निकल जाती है, पास हो जाती है, ठीक है। तो अब इसको याद करने का आसान तरीका इमिशन और ट्रांसमिटेंस, जो एब्जॉर्ब है वो इमिट आउट होगी बाद में, और जो एब्जॉर्ब नहीं हुई वो ट्रांसमिट पहले ही हो जाएगी, ठीक है। ये इसकी इक्वेशन है हमारे पास बियर्स लैम्बर्ट लॉ की, T = P0/P जो बराबर 10 - KB के, फिर उसको हम फर्दर कन्वर्ट करें तो KC में हो जाएगा, और फिर जो है उसको हम फर्दर लॉग की फॉर्म में लेके जाएं, इस तरह से जो है ये इक्वेशन फाइनली जो हमारे पास बनेगी वो A बराबर है ABC के, ठीक है। बियर्स लॉ हमें क्या बताता है, ये जो है रिलेशनशिप बताता है बिटवीन अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब या ट्रांसमिट हुई है और उसके अलावा एब्जॉर्बिंग स्पीशीज़, मींस जो हमारे पास उस केमिकल के अंदर या जो हमारे पास मटेरियल होगा उस पर एब्जॉर्बिंग स्पीशीज़ हैं उनमें, और जो है हमारे पास एब्जॉर्ब और ट्रांसमिटेड रेडिएशन है उनके दरमियान रिलेशनशिप बताएगा, इसे हम कहते हैं बियर्स लॉ,
क्योंकि इसने पहले कहा कि जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी उतनी ही ज़्यादा एब्जॉर्बेंस होंगी, क्योंकि मालिक्यूल्स जो एब्जॉर्बिंग स्पीशीज़ ज़्यादा होंगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट या फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करेंगे, ट्रांसमिट कम को होने देंगे, क्योंकि जो रिमेनिंग हो जाएंगे वो तो फिर ट्रांसमिट आउट हो जाते हैं। मोलर एब्जॉर्बिविटी किसे कहते हैं हम? हमारे पास ये प्रोडक्ट होता है एब्जॉर्बिविटी और मालिक्यूलर वेट एब्जॉर्बिंग स्पीशीज़ का, उसे हम कहते हैं मोलर एब्जॉर्बिविटी। ठीक है, जो भी हमारे पास मींस एब्जॉर्बिविटी आ रही है, एब्जॉर्प्शन की जो हमारे पास उसकी स्ट्रेंथ थी और साथ में उस एब्जॉर्बिंग स्पीशीज़ का मालिक्यूलर वेट, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है उसे हम मोलर एब्जॉर्बिविटी कहते हैं। लैम्डा मैक्स या मैक्सिमम वेवलेंथ किसे कहते हैं हम? ऐसी वेवलेंथ जो मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस शो करे उसे हम मैक्सिमम वेवलेंथ या लैम्डा मैक्स कहते हैं। बहुत शुक्रिया वीडियो लेक्चर को देखने का। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इंस्ट्रूमेंटेशन डिस्कस करेंगे।